अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने लगे हैं जनरल एनाटमी, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनरल एनाटमी को समझे बगैर आप प्रॉपर एनाटमी को आप नहीं समझ सकते। यानी कि जनरल एनाटमी जो है ना, वो एनाटमी की जर्नल्स जो टर्म्स हैं उनके हर लिहाज से जो जनरल चीज़ें एनाटमी की, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसमें हमारी जो रेफरेंस बुक है ना, वो लाइक हुसैन है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल एनाटमी हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हम जो है ना वो इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो किस चीज़ से मिलके बनी है। तो इससे पहले कि हम जनरल एनाटमी को देखें, ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो बेसिक लेवल से हम शुरू करते हैं। यानी कि जो एटम है ना, एटम, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आता है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, यानी कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो एक सेल बनता है। ये तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि एटम, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर सेल के बाद हमारे पास जो है वो टिश्यू बन जाता है। यानी बहुत सारे सेल हों फिर टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद हमारे पास एक मुकम्मल ऑर्गन बन जाता है। कोई भी ऑर्गन, लाइक किडनी है, हार्ट है, लीवर है, तो ये ऑर्गन होगा। ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम, मिसाल के तौर पर ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास जो है एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। एंडोक्राइन, या और भी हमारे पास जो है वो सिस्टम आ जाते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, यानी बोन्स आ जाती हैं उसमें। ठीक है, तो ये था ऑर्गन सिस्टम। ये बेसिकली सारा जो है ना वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें कोई इतनी चीज़ याद करने वाली तो नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। यानी एटम से, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद सेल बनता है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये था जी बेसिक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो बेसिक हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या? एनाटमी। एनाटमी की हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन के बाद हम इसकी जो हिस्ट्री देखेंगे। थोड़ी बहुत हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ब्रांचेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको जनरल एनाटमी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में से अगर कोई लॉन्ग आ सकता है तो वो ये ब्रांचेस है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। अच्छा, एनाटमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि स्ट्रक्चर्स की स्टडी, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स में जानवर भी आ सकते हैं और इंसान भी, ठीक है। इनके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना एनाटमी कहलाता है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं कि जो एनाटमी की जो टर्म है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुई है। ये बेसिकली 2 वर्ड्स हैं, एना और टोमी, ये 2 लफ्ज़ हैं। एना, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा, एना एंड टोमी, ये 2 लफ्ज़ हैं। एना का मतलब है एक्सेसिव, यानी डिटेल में, और टोमी का मतलब है कटिंग, यानी कि बॉडी पार्ट्स को हम जब कट करके एक्सेसिवली इसकी हम वो स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, तो उसके हमें क्या कहते हैं? एनाटमी। तो ये थी इसकी जनरल ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें जो इसका एनाटमी का फादर है ना, वो आपको बस पता होना चाहिए। यानी कि एनाटमी का फादर को ना हिपोक्रेट है, ठीक है। ये ग्रीक फिजिशियन था, ठीक है।
द फेमस ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन इज़ आल्सो रिगार्डेड टू बी द फाउंडेड ऑफ सब्जेक्ट एनाटमी, यानी एनाटमी के फादर थे ये हिपोक्रेट्स। सारा एनाटमी का क्रेडिट इनको ही जाता है, यानी इन्होंने अपने दौर में एनाटमी की जो खिदमात की हैं वो आज तक कोई ना कर सका। ठीक है, हिपोक्रेट्स। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा वो है हम ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। तो हमारे पास जो है ना वो 4 मेन ब्रांचेस होती हैं इनकी, ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड न्यूरो एनाटमी। तो पहले नंबर पे हमारे पास है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी ऐसी एनाटमी की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर को, मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, उसको हम नेकेड आई के साथ देखते हैं, यानी अपनी आँख के साथ उसको ज़ाहरी तौर पर देख सकते हैं। किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको देखने के लिए, यानी कोई टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, उसको हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई याद करने वाली इतनी कोई चीज़ नहीं है। तो ये हमें कैडावर्स जो होते हैं, यानी कि स्केलेटल जो बने होते हैं बोन्स के, उसके ज़रिए हम एनाटमी को स्टडी कर सकते हैं, जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड की जाती है, ह्यूमन स्केलेटन या ह्यूमन बोन्स वगैरह। ठीक है, ये ग्रॉस एनाटमी है। उसके बाद हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो स्टडी है ना किसी भी टिश्यू की, ऑर्गन की या किसी सेल की, वो हिस्टोलॉजी है। यानी कि किसी भी टिश्यू की माइनर डिटेल जो आप देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के ज़रिए, वो इसमें आ जाती है। यानी कि आप किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद टिश्यूज़, मिसाल के तौर पर जो एपिथेलियल टिश्यू हो जाते हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, कोई भी किसी भी तरह के सेल्स हैं, उनको आप माइनर डिटेल में देखते हैं, तो ये होगी हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, यानी कि इंसान के पैदा होने से पहले, जो कि माँ के पेट के अंदर 9 माह एक बच्चे की पैदाइश से पहले जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि वो हमारे पास क्या होगी, एम्ब्रियोलॉजी, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीटस बिफोर बर्थ, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी होगी। ठीक है, उसके बाद न्यूरो एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितना भी आप मटेरियल स्टडी करेंगे वो न्यूरो एनाटमी में आ जाएगा। ठीक है, ये थी 4 बेसिक ह्यूमन एनाटमी की ब्रांचेस। के बाद हमारे पास जो 4 बेसिक एनाटमी की ब्रांचेस के बाद कुछ और ब्रांचेस भी हैं हमारे पास, यानी एनाटमी को स्टडी करने के लिए फ़र्दर एनाटमी की ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिसमें हमारे पास पहले रीजनल एनाटमी आ जाती है, रीजनल। उसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक आ जाती है, सिस्टेमिक। फिर हमारे पास फंक्शनल एनाटमी, उसके बाद कंपैरेटिव एनाटमी, उसके बाद हमारे पास रेडियोग्राफिक, फिर हमारे पास सर्जिकल एनाटमी, फिर हमारे पास अप्लाइड एनाटमी। ये 7 फर्दर एनाटमी की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इनको हम एक एक दफ़ा देख लेते हैं क्या होती हैं। रीजनल एनाटमी का मतलब है कि किसी भी रीजन को आप स्टडी करें। मिसाल के तौर पर हम एनाटमी को हेड एंड नेक और ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ और लिम्स, यानी कि 3 फर्दर हम रीजन्स में हम एनाटमी को डिवाइड करते हैं, हेड एंड नेक, उसके बाद लोअर लिम, अपर लिम एंड देन ट्रंक, यानी कि एब्डोमन। हमारे पास सिस्टमैटिक एनाटमी आ जाती है, सिस्टेमिक कह लें या सिस्टमैटिक एनाटमी कह लें, वैसे तो सिस्टेमिक है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटमी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम, मिसाल के तौर पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो सकता है, कार्डियो, ये मिसाल के तौर पर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी एक सिस्टम को आप डिटेल में
आप स्टडी करते हैं उसे हम सिस्टेमिक एनाटमी में कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है वो फंक्शनल, यानी कि किसी बॉडी के फंक्शन के लिहाज से, किसी बॉडी के सिस्टम के फंक्शन के लिहाज से आप स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर कोरिलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी, किसी ऑर्गन या किसी पार्ट ऑफ बॉडी को आप फंक्शनली उसको स्टडी करते हैं तो वो फंक्शनल एनाटमी होगी। देन हमारे पास सरफेस एनाटमी, ये हम भूल गए। सरफेस एनाटमी, द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स, यानी कि सरफेस एनाटमी वो होती है जो आप छू के स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बॉडी के ऊपर आप बोन्स को आप फील कर सकते हैं, लोअर लिम्ब में या अपर लिम्ब में। कोई भी बोन्स है, जैसे आप अपने अपर लिम्ब में ह्यूमरस के एपिकोंडाइल्स को आप फील कर सकते हैं, तो ये होगी सरफेस एनाटमी। यानी कि जो आप देख के एनाटमी को स्टडी करेंगे वो सरफेस एनाटमी में आएगी। उसके बाद कंपैरेटिव एनाटमी है, ये एक ऐसी एनाटमी की ब्रांच है जो कि चीज़ों को कंपेयर करने से आपको स्टडी में मदद मिले, ठीक है। उसके बाद रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में सिंपली आपके पास टेक्निक्स आती हैं एक्सरेज, जिसमें आप बोन्स को इजीली देख सकते हैं। तो इस तरह की स्टडी को रेडियोग्राफिक स्टडी कहते हैं। सर्जिकल, सर्जिकल ये है कि जो सर्जन है ना, सर्जन जब सर्जरी करते हैं ना, तो यानी कि किसी भी पार्ट को कट करके जो स्टडी करते हैं वो सर्जिकल एनाटमी में आ जाती हैं। तो अप्लाइड इज़ अ क्लिनिकल एनाटमी, क्लिनिकल एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी जो है वो आप क्लिनिकल एनाटमी यानी क्लिनिक में बैठकर आप जो किसी भी पेशेंट के पार्ट को स्टडी करते हैं या उसको देखते हैं, वो सारा अप्लाइड एनाटमी में आ जाता है। देन इसके बाद हमारे पास जो है ना वो एनाटमी की इम्पोर्टेंस आ जाती है कि यानी कि एनाटमी की कितनी ज़्यादा अहमियत है हमारे पास। एक डॉक्टर बनने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है ना वो एक डॉक्टर के लिए वो एनाटमी ही होती है। यानी अगर एक डॉक्टर को पता होगा एनाटमी का तो तब ही वो अपने पेशेंट को देखेगा, उनकी डिज़ीज़ को वो कवर करेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले जो आ जाती है वो फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। जितनी देर डॉक्टर को एनाटमी का नहीं ना पता होगा उतनी देर वो उसकी फिजियोलॉजी को भी नहीं समझ सकेगा, ठीक है। पैथोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर, वही बात, द प्रॉपर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटमी इज नेसेसरी टू कॉम्प्रीहेंड द सब्जेक्ट ऑफ पैथोलॉजी। यानी कि कंप्लीट माइनर एंड मेजर, दोनों माइनर एंड मेजर डिटेल्स ऑफ एनाटमी, उनको स्टडी करने के बाद आप पैथोलॉजी को समझ सकेंगे। इसके बगैर आपको पैथोलॉजी नहीं समझ आएगी। एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, द नॉलेज ऑफ एनाटमी इज एसेंशियल फॉर द डॉक्टर। जब कोई भी पेशेंट आएगा तो इसको मेडिसिन के दौरान यानी मेडिसिन की प्रैक्टिस के दौरान एनाटमी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी, कोई भी सर्जन तब तक सर्जरी नहीं कर सकता जब तक उसको रीजनल एनाटमी का ना पता हो, यानी कि कहाँ उसने कट लगाना है, कहाँ से उसने एनाटमी को देखना है, सारा एनाटमी का उसको पता होगा, फिर ही वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। अगर इस एम्ब्रियोलॉजी की एनाटमी का नहीं पता होगा तब तक डॉक्टर्स बच्चों की जो बीमारियां हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको डील नहीं कर सकते। सो एनाटमी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थी 5 इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटमी। सो आज का लेक्चर होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।